अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क स्टार्ट किया था, जिसमें कलेक्शन और मैप्स को एज अ कंटेनर अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। प्रीवियस लेक्चर में लिस्ट के इंटरफेस के अंदर जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं उनको समझा था, उनको अप्लाई करने का तरीका देखा था। आज के लेक्चर में इससे हम आगे बढ़ेंगे, सेट और मैप को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर में जितना भी कंटेंट है ये बिग जावा बुक से लिया गया है। ये बुक कोर्स वेबसाइट पे अवेलेबल है। इस लेक्चर के लिए चैप्टर नंबर 15 जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की रीडिंग इंक्लूड की गई है। हमने लिस्ट में डिस्कस किया था कि आपके पास जब भी लिस्ट में एलिमेंट इंसर्ट किए जाते हैं ए बी सी डी ई, तो उसी ऑर्डर में होते हैं जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। लेकिन सेट में ऐसा नहीं होता। सेट इज अनऑर्डर्ड। आपकी इंसर्शन के हिसाब से अनऑर्डर्ड होगा। सेट में चीजें उस तरह से अरेंज होगी जिस तरह से सेट का इंटरफेस या सेट की इंप्लीमेंटेशन ये समझेगी कि इस तरह से चीजों को स्टोर करना ज्यादा एफिशिएंट है। सेट अपने हिसाब से चीजों को स्टोर इसलिए करता है कि सेट एलिमेंट्स को ऐड करना, रिमूव करना और फाइंड करना ज्यादा एफिशिएंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सो अगर सेट में एलिमेंट्स अरेंज फॉर्म में होंगे तो उनको फाइंड करना भी ज़्यादा आसान होगा। सो ये गारंटी नहीं है कि आपने जिस ऑर्डर में सेट में एलिमेंट्स ऐड किए हैं उसी ऑर्डर में आप सेट से एलिमेंट्स रिट्रीव कर सकें। सो हो सकता है कि आपने एलिमेंट्स में पहले ए ऐड किया, फिर सी ऐड किया, फिर डी ऐड किया, उसके बाद बी ऐड किया, लेकिन एक्चुअल में सेट में एलिमेंट्स जो पड़े हों वो ए डी बी सी या सी डी ए बी किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। सो सेट में वो ऑर्डर नहीं हो सकता जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स को ऐड किया है। सो सेट इज द इंटरफेस। अगर सेट एक इंटरफेस है तो क्या ये कहीं से एक्सटेंड होता है? यस, ये एक्सटेंड होता है कलेक्शन इंटरफेस से। And two classes, concrete classes, implement the set interface. First is hash set and second is tree set. यहाँ पे डॉटेड लाइन इसलिए यूज की है कि इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन है, क्लास की इनहेरिटेंस नहीं है। सो ये दोनों इंप्लीमेंटेशन अपने अपने हिसाब से सेट के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करती है। सेकेंडली, सेट के अंदर डुप्लीकेट्स नहीं होते। सेट की पहली इंप्लीमेंटेशन हैश सेट है। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हैश क्या होता है। हैश इज अ कोड फॉर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। सो ऐसा हो सकता है कि 5 या 6 एलिमेंट के लिए हैश कोड सेम हो। अब हैश कोड कैसे सेम हो सकता है? लेट्स से एक स्टूडेंट है 2020 CS 215। अब इसके लिए हम एक हैश कोड चूज करते हैं। वो हैश कोड सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेट्स से इसके लिए हैश कोड है B। 2020 CS 329 इसके लिए भी हैश कोड B है। 2020 CS 512 इसके लिए हैश कोड C है। सो ये हैश कोड सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हैश कोड आप डिफरेंट भी चूज कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि एक जैसे डिपार्टमेंट को एक जैसा हैश कोड असाइन हो जाए। सो उस सूरत में जो आपने हैश कोड चूज किया वो डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके सामने ये जो डायग्राम है जिसमें बुक्स आपको नजर आ रही हैं,
अगर मैं एक जैसे कलर की बुक्स को कंबाइन कर दूं, तो मैंने बुक के लिए जो हैश कोड चूज किया डेट इज कलर। सो पहले जो 4 बुक्स पढ़ी हैं वो वाइट कलर की बेस पे या वाइट हैश कोड की बेस पे उनको ग्रुप करके हमने सेपरेट कर दिया। आगे आप देखेंगे जिनमें ऑरेंज कलर है उनको हमने ग्रुप करके सेपरेट कर दिया। सो हैश कोड कोई भी चीज हो सकती है जिसकी बेस पे आप लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकें। सो ये जो हैश कोड हम कह रहे हैं ये अमूमन एक इंटीजर होता है। सो आप सेक्शन को भी इंटीजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि बी सेक्शन के केस में जो हम हैश कोड देंगे डेट इज 0, सी सेक्शन के केस में जो हैश कोड देंगे डेट इज 1। सेकेंड इंप्लीमेंटेशन ट्री सेट की है। जो सेट की सेकेंड इंप्लीमेंटेशन है डेट इज ट्री सेट। ट्री सेट ये कहता है कि एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में प्लेस कर देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे बुक्स नजर आ रही हैं, दीज बुक्स आर सॉर्टेड बेस्ड ऑन देयर साइज। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस की बेस पे सॉर्ट कर लें। सो सेट को पता कैसे लगता है कि मैंने इस ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करना है। आपने स्टूडेंट की क्लास बनाई S1 S2 S3। सेट को कैसे पता लगेगा कि S1 जो है वो बड़ा है S2 से या S1 बड़ा है S3 से। S1 इज ग्रेटर देन S2 ये ऑपरेटर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते स्टूडेंट की क्लास में। सो किसी भी क्लास के कंपैरिजन के लिए उस क्लास को कंपेरेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ता है। कंपेरेबल इंटरफेस से मुराद ये है कि कंपेरेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करने के बाद आप ये बताते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से छोटा कहना है या बड़ा कहना है या उनको आपस में कंपेयर करना है तो किस क्राइटेरिया पर कंपेयर करना है। हो सकता है यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो आप जीपीए की बेस पे कह रहे हो, तो आप जब कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे तो इसके मेथड में आपने जीपीए की बेस पे कंडीशन अप्लाई करनी है कि जीपीए की बेस पे अगर एक एलिमेंट दूसरे से बड़ा है तो इस बेस पे हम कंपेयर कर सकते हैं। सो कंपेरेबल इंटरफेस के बगैर आप सेट को यूज नहीं कर सकते। हर वो क्लास जो कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है उसके लिए आप सेट क्लास को यूज कर सकते हैं, हर क्लास के लिए यूज नहीं किया जा सकता। अगर आप अपनी क्लास बनाते हैं उसकी भी इंप्लीमेंटेशन कंपेरेबल इंटरफेस से कर लेते हैं तो तब भी आप सेट यूज कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रिंग की क्लास देखेंगे या इंटीजर की क्लास देखेंगे तो ये क्लासेस कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। ये हमें कैसे इल्म हुआ कि ये क्लासेस कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हैं? इसके लिए आपको जावा डॉक में जाके क्लास की डिक्लेरेशन या क्लास की प्रोटोटाइप देखने की जरूरत पड़ेगी। सो हमने जब हैश सेट की इंप्लीमेंटेशन करनी है या ट्री सेट की इंप्लीमेंटेशन करनी है तो हमें क्या चॉइस चाहिए कि हमें ट्री सेट कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, हैश सेट कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो एक रूल ये है कि अगर आपने सेट के एलिमेंट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में विजिट करना है या ट्रेवर्स करना है तो आप ट्री सेट यूज़ करें, अदरवाइज हैश सेट यूज़ करें, क्योंकि हैश सेट ट्री सेट से ज़्यादा एफिशिएंट होता है। क्योंकि इसका जो हैश कोड है अगर वो अच्छी तरह चूज़ कर लिया जाए कि ग्रुपिंग जो आप कर रहे हैं किसी हैश कोड की बेस पे वो अगर अच्छी तरह चूज़ किया जाए तो हैश सेट जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क की हायरार्की में देखा था कि सेट एक इंटरफेस है और सेट को जो क्लासेस इंप्लीमेंट करती हैं डेटा हैश सेट एंड ट्री सेट। सो अगर ये इसको इम्प्लीमेंट करती हैं तो इनको आप कास्ट भी किया जा सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हैश सेट को हमने सेट में अपकास्ट किया या ट्री सेट को भी हमने सेट में अपकास्ट किया। तो इस तरह से अपकास्टिंग हो सकती है।
जब भी हम कलेक्शन को देखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कलेक्शन में मज़ीद एलिमेंट्स कैसे ऐड किए जा सकते हैं या रिमूव कैसे किए जा सकते हैं, क्योंकि सेट जो है वो कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। कलेक्शन के अंदर एक फंक्शन है ऐड का, वो सेट के अंदर भी अवेलेबल है। इस ऐड के फंक्शन से आप कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स से आपने सेट बनाया है, सेट ऑफ स्ट्रिंग, इसका नाम आप ए रख देते हैं, न्यू हैश सेट। सो ये डायमंड नोटेशन जो है ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा। आप इसे ना भी लिखें, जैसे हमने पहले भी देखा था लिस्ट में ही आएगा ये लिस्ट में, तो हम ये शॉर्टकट नोटेशन लिख सकते हैं। ए डॉट एड लेट्स से एक्स, ये आपको एक फ्लैग रिटर्न करेगा, बुलियन फ्लैग। फ्लैग में ट्रू या फॉल्स होगा। अगर तो वैल्यू पहले से एग्जिस्ट करती है तो आपको जवाब में फॉल्स रिटर्न होगा, ताकि ये एलिमेंट ऐड नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये एलिमेंट ऐड हो गया तो आपको आंसर में ट्रू रिटर्न किया जाएगा। सो जैसे ही आप डुप्लीकेट ऐड करेंगे तो सेट आपको डुप्लीकेट ऐड नहीं करने देगा। इसी तरह से इसमें एक रिमूव का फंक्शन है जिससे आप एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसा एलिमेंट रिमूव करते हैं जो सेट में मौजूद नहीं है तो क्या इसमें एक्सेप्शन आएगी? तो इसमें एक्सेप्शन नहीं आएगी, सिंपली उस स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया जाएगा। सो अगर आपने कहा ए डॉट रिमूव वाई, और अगर सेट में वाई नहीं है तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी और एलिमेंट रिमूव भी नहीं होगा। हमारे पास सेट में एक मेथड है कंटेन्स का, जो हमें ये बताता है कि कोई एलिमेंट सेट में मौजूद है या नहीं है। जैसे हमने पहले देखा, क्या आइटरेटर क्यों यूज होते हैं? आइटरेटर ट्रेवर्स करने के लिए यूज होते हैं। सो अगर सेट की शक्ल में देखा है तो ट्रेवर्स सेट एलिमेंट्स। लिस्ट की शक्ल में हमें पता होता था अगर हमने 4 एलिमेंट्स ऐड किए और हम आइटरेटर को गेट करते थे, जैसे यहाँ पे मैंने आइटरेटर को एक्सेस किया तो आपका कर्सर ए से पहले मौजूद होगा। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको यकीनी तौर पे ए मिलेगा, लेकिन सेट की शक्ल में जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स ऐड किए हैं उस ऑर्डर में आपको एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो जब आप कहते हैं कि आइटरेटर डॉट नेक्स्ट, तो जरूरी नहीं है आपको ए एलिमेंट मिले। जो सेट की इम्प्लीमेंटेशन है वो हैश सेट की शक्ल में है या टी सेट की शक्ल में है, उसके हिसाब से उसने अपनी इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है, उस शक्ल में आपको नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा। सो आप ये नहीं कह सकते, गारंटी नहीं कह सकते कि नेक्स्ट से आपको कौन सा एलिमेंट मिलेगा। किसी भी ऑर्डर में सेट के एलिमेंट्स हो सकते हैं बी सी डी ए, इस तरह से भी एलिमेंट्स हो सकते हैं सी डी बी ए, तो ये डिपेंड करता है सेट की इम्प्लीमेंटेशन पे। तो इस तरह से अगर आपने तमाम एलिमेंट्स ट्रेवर्स करने हैं तो आइटरेटर को आपने गेट करना है, और नेम्स जो है वो एक सेट टाइप का वेरिएबल है। और वैसे आप लूप लगाएंगे कि जैसे जैसे हम मजीद आगे जा सकते हैं, ये एलिमेंट्स मौजूद हैं, हम एलिमेंट गेट करें और जो एलिमेंट यहाँ पे नेम में आया है उसको हम यहाँ पे प्रोसेस कर दें। या किसी भी कंटेनर को प्रोसेस करने के लिए एक यूनिवर्सल तरीके का ये है कि आप फॉर ईच लूप यूज कर लें। सो यहाँ पे वही कहता है कि यू कैन नॉट एड एन एलिमेंट टू अ सेट एट एन आइटरेटिव पोजीशन, अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड। लाजमी नहीं है कि आप यहाँ पे होंगे आप कहेंगे मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड करना, ऐसा नहीं हो सकता। सेट ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन रखी हुई है और आपके लिए वो अनऑर्डर्ड है। यू कैन रिमूव एन एलिमेंट एट एन आइटरेटिव पोजीशन, तो जैसे आप लिस्ट में करते थे नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करते थे, उसके बाद कहते थे रिमूव एन एलिमेंट, तो उस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। आइटरेटिव इंटरफेस जो सेट का है हैज नो प्रीवियस मेथड, क्योंकि यहाँ पे उस तरह का ऑर्डर ही नहीं है जो आपको लिस्ट में मिलता है कि जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स ऐड किया उसमें आप आगे या पीछे जा सके। सेट की शक्ल में प्रीवियस मेथड सेंस नहीं कोई बनाता।
सो सेट की अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपको प्रीवियस का मेथड कोई फायदा नहीं देगा, इसलिए आइटरेटेड इंटरफेस जो सेट के लिए हम यूज करते हैं उसमें कोई प्रीवियस मेथड नहीं है। These are some list of functions that can be used with the set. So जैसे आपने सबसे पहले एक नेम टाइप का सेट रेफरेंस बना लिया, उसके बाद उसको इनिशियलाइज कर लिया, नेम्स इज इक्वल टू न्यू हैश सेट, तो आपने हैश सेट की इंप्लीमेंटेशन अगर यूज कर ली, नेम्स डॉट ऐड इस तरह से आप मजीद नेम ऐड करते जाएंगे और साइज आपका इंक्रीज होता जाएगा। मजीद नेम ऐड करेंगे तो सेम नेम ऐड करने पे साइज वही रहेगा, आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते। रोमियो आप पहले से ऐड कर चुके हैं, इसलिए डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड नहीं होगा। अगर आपने ये देखना है कि कोई एलिमेंट इस सेट का पार्ट है या नहीं है, तो आप कंटेंट्स का मेथड यूज करेंगे। पूरे सेट को प्रिंट करवाने के लिए आप जो है नेम्स को सिंपली टू स्ट्रिंग का मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा इस शक्ल में। दो एलिमेंट्स हैं, दोनों एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। फॉर ईच लूप लगा सकते हैं, एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, और अगर कोई एलिमेंट लिस्ट पे मौजूद नहीं है तो उस सूरत में आपको एरर नहीं आएगा एलिमेंट रिमूव करते हुए, बल्कि मेथड कॉल से कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया लास्ट स्लाइड में कि जब आप एक ऐसे एलिमेंट को रिमूव करते हैं जो सेट का पार्ट नहीं है, उस सूरत में कोई आपको एरर नहीं आएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। तो एक एग्जाम्पल प्रोग्राम है स्पेल चेक प्रोग्राम। तो हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि हमारे पास डिक्शनरी के कुछ वर्ड्स हैं। डिक्शनरी के वर्ड्स क्या हो सकते हैं? was, there, best, wait, these are the words जो डिक्शनरी में मौजूद हैं। हमारा डॉक्यूमेंट है जो हमने खुद से डॉक्यूमेंट में लिखा, हमने कहा वेट्स, was, there, बेस्ट, there। हमारे डॉक्यूमेंट में ये वर्ड्स हैं। तो हमने दो सेट बनाने हैं, सेट 1 एंड सेट 2। सेट 1 में ये एलिमेंट्स रखने हैं और सेट 2 में हमारे अपने डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स हैं। तो हमने वो वाले एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं सेट 2 के जो डिक्शनरी का पार्ट नहीं है। जैसे वेट्स जो है वो डिक्शनरी का पार्ट नहीं है, देयर, ये वाला देयर जो है वो डिक्शनरी का पार्ट नहीं है। सो डिक्शनरी के हिसाब से दीज आर द मिसस्पेल्ड वर्ड्स। एसएल फास्ट जो डिक्शनरी में मौजूद नहीं है वो मिसस्पेल्ड वर्ड्स कहलाते हैं। तो हमने ऐसे वर्ड्स प्रिंट करने हैं कि ताकि हम स्पेल चेकिंग के बाद ये बता सके कि ये वर्ड्स डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, ये वर्ड्स आपने ठीक नहीं लिखे। सिंपली इस प्रोग्राम को आप बनाने की कोशिश करें। ये एक हाई लेवल कोड यहाँ पे लिख दिया गया है कि आपके पास एक फंक्शन है जो वर्ड्स की फाइल से डिक्शनरी के तमाम वर्ड्स को रीड करके एक पहले सेट में लोड कर देता है और डॉक्यूमेंट के वर्ड्स आपके पास दूसरे सेट में आ जाते हैं। आप फॉर ईच लूप लगाएंगे, डॉक्यूमेंट के वर्ड्स के ऊपर चेक करेंगे डॉक्यूमेंट के वर्ड में हर एक एलिमेंट क्या वो डिक्शनरी में मौजूद है या नहीं है। अगर वो डिक्शनरी में नहीं है तो उसको आप प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे नॉट का साइन लगा हुआ है जो ये हमें ये बताता है कि इफ जो डिक्शनरी है डज नॉट कंटेन अ वर्ड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट देन प्रिंट दैट वर्ड। तो इसको आप इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, इसकी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन देना आपकी एक्सरसाइज है। दिस माइट बी द सिंपल आउटपुट कि आप वो वाले वर्ड्स वन वर्ड एट अ लाइन डिस्प्ले कराएं जिनकी स्पेलिंग गलत है। सेट के एलिमेंट क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि जब आप एरेस यूज करते हैं या लिस्ट यूज करते हैं तो आप जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स को ऐड करें, लिस्ट और एरे उस ऑर्डर को याद रखती है, सेट याद नहीं रखता। फिर भी आप सेट को क्यों यूज करना चाहते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, पहले भी काफी डिस्कस हुआ कि सेट के अंदर एलिमेंट ऐड करना, रिमूव करना या उसको फाइंड करना ज्यादा एफिशिएंट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सेट में एलिमेंट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पड़े होते हैं और सेट को पता होता है कि ये वाला एलिमेंट इस स्टार्टिंग में पड़ा है या एंडिंग में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो सेट के आइटरेटर्स हैं
वो लिस्ट के आइटरेटर से डिफरेंट क्यों है। सो जैसे हमने पहले भी आइटरेटर देखे इसी लेक्चर में कि सेट के आइटरेटर आपको प्रीवियस का फंक्शन प्रोवाइड नहीं करते, लिस्ट आइटरेटर आपको प्रीवियस का फंक्शन प्रोवाइड करता है। जिस पोजीशन पे आप मौजूद है आइटरेटर में, लिस्ट में आप वहां पे एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, सेट में आप एलिमेंट नहीं ऐड कर सकते। तो क्या वजह है कि सेट का आइटरेटर लिस्ट के आइटरेटर से डिफरेंट है। तो 1 मिनट आप सोचें और उसके बाद आप बाद में आंसर को देखें। तो क्या आप इसका आंसर सोच सकते हैं। So this is the answer. Sets do not have an ordering. So सेट का जब ऑर्डर ही नहीं है, जो जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट्स ऐड करते हैं सेट उस ऑर्डर को मेंटेन ही नहीं करता, तो ये सेंस ही नहीं बनती कि आप आइटरेटर में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट ऐड कर सके। ये भी सेंस नहीं बनती कि आप सेट में बैकवर्ड जा सके। तो ये आंसर आपको लास्ट स्लाइड में पहले भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने एक ऐसा कोड या लूप लिखना है जो दो सेट के कॉमन एलिमेंट्स आपको प्रिंट कर दे। सो इन अदर वर्ड्स आपने दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपके पास दो सेट है, सेट एस एंड टी। सेट एस के ऊपर आप फॉर ईच लूप लगाएं और सेट के एस के हर एलिमेंट के लिए चेक करें क्या वो टी का पार्ट है या नहीं है। अगर वो सेट टी का पार्ट है तो उसे प्रिंट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने लास्ट जो स्लाइड थी उसमें एक स्पेल चेक का प्रोग्राम देखा था। उस स्पेल के चेक के प्रोग्राम में हैश सेट यूज किया गया था सेट के इंटरफेस के लिए। अगर आप हैश सेट का इंटरफेस चेंज करके ट्री सेट का इंटरफेस कर दें तो क्या आउटपुट चेंज होगी। आपको क्या लगता है कि अगर आप सेट की इंप्लीमेंटेशन क्लास चेंज करते हैं या कंक्रीट क्लास जिसे हम कह रहे हैं वो चेंज हो जाए तो क्या आउटपुट पे फर्क पड़ेगा। यस, क्योंकि सेट अपना एक ऑर्डर ऑर्गेनाइज करता है, उस ऑर्डर में एलिमेंट्स को सेव करता है। हैश सेट के केस में वो डिफरेंट तरीके से करेगा, ट्री सेट के केस में वो डिफरेंट तरीके से करेगा। सो ट्री सेट एलिमेंट्स को हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है, तो आउटपुट पे ये फर्क पड़ेगा कि आपके एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जावा लाइब्रेरी में या किसी भी लैंग्वेज के अंदर कलेक्शंस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डाटा स्ट्रक्चर, जिसे हम अमूमन डाटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं या कलेक्शन भी कहते हैं, वो स्टैक और क्यू दोनों हैं। जब हमने जावा कलेक्शन को स्टडी करना स्टार्ट किया था तो स्टैक की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसे आप लिफो भी कहते हैं। इसका मतलब है कि स्टैक में अगर एलिमेंट्स हैं तो आप अगर एलिमेंट इंसर्ट करते हैं ए बी सी, स्टैक में अगर एलिमेंट आप पुश करते हैं या इंसर्ट करते हैं, स्टैक में एलिमेंट्स ऐड करना या इंसर्ट करना पुश कहलाता है। अगर स्टैक से एलिमेंट निकालना है तो टॉप एलिमेंट ही बाहर निकलेगा, उसको कहते हैं पॉप। सो जब भी आपने एलिमेंट्स पुश करने हैं या पॉप करने हैं तो आप टॉप से कर सकते हैं। तो अगर इसके एग्जांपल हम देखें तो स्टैक ऑफ स्ट्रिंग है हमारे पास, तो स्टैक की आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसमें 3 एलिमेंट्स आपने पुश किए, एस डॉट पुश ए, एस डॉट पुश बी, एस डॉट पुश सी, जिस तरह से हमने यहाँ पे एलिमेंट्स पुश किए। सो इसके बाद आप तमाम एलिमेंट्स को 1 बाय 1 पॉप करने लगे कि जब तक स्टैक का साइज ग्रेटर देन 0 है तो आप एलिमेंट्स को पॉप करते हैं। तो सबसे पहले आउटपुट में सी आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए, फिर ए आना चाहिए, क्योंकि स्टैक के मुताबिक सबसे पहले एलिमेंट वही बाहर निकलेगा जो लास्ट में इंसर्ट किया गया था। स्टैक की एप्लीकेशंस क्या है। स्टैक की कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आप MS वर्ड यूज कर रहे हैं, आपने सबसे पहले लिखा हेलो, तो पहला काम आपने ये किया कंपोज।
कंपोज का मतलब है कि आपने कोई चीज़ टाइप की, उसके बाद आपने हेलो को बोल्ड किया, देन आपने उसको इटैलिक कर दिया। सो अगर ये स्टैक की शक्ल में देखें, सबसे पहले कंपोज हुआ, फिर बोल्ड, फिर इटैलिक। अगर आप कंट्रोल Z प्रेस करेंगे या अंडू करेंगे, अंडू का मतलब ये है कि चीज़ों को वापस जहाँ पे थी वहीं पे लेके जाना है, या आपसे गलती से कोई काम हो गया, आप उसको वापस अनडू करना चाह रहे हैं। सो कंट्रोल Z करेंगे तो सबसे पहले कौन सी चीज़ वापस जाएगी? सो जो चीज़ सबसे लास्ट में आपने की थी, सबसे लास्ट में आपने इटैलिक की, तो इटैलिक खत्म हो जाएगा। इटैलिक का जो हेलो के ऊपर इटैलिक की फॉर्मेटिंग है वो खत्म हो जाएगी। आप दोबारा कंट्रोल Z प्रेस करेंगे, फिर बोल्ड खत्म होगा, फिर कंट्रोल Z प्रेस करने पे हेलो जो लिखा हुआ था वो खत्म हो जाएगा। सो जो आपका कंट्रोल Z का फंक्शन है विंडोज़ के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप काम करते हैं, किसी भी एडिटर के अंदर लिखते हैं, तो कंट्रोल Z का फंक्शन ये करता है कि स्टैक के अंदर जो जो आपने कमांड्स परफॉर्म की होती हैं उनको वन बाय वन पॉप करता जाता है और उसको रिमूव करता जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस और क्या एप्लीकेशन हो सकती है? आपने ब्राउज़र खोला, ब्राउज़र को ओपन किया, पहला एक लिंक लिखा, लिंक के अंदर लिखा हुआ था lms.uit.edu.pk। तो अगर मैं स्टैक की शक्ल में लिखूं तो सबसे पहले जो लिंक आपने यूज ओपन किया है दैट इज LMS पे जाने के बाद आप एक लिंक प्रेस करते हैं जिसका नाम है रिजल्ट। तो आपने सेकंड जो लिंक प्रेस किया दैट इज रिजल्ट। रिजल्ट पे जाने के बाद आपने यहाँ पे किसी सब्जेक्ट का नाम था सब्जेक्ट ए, तो उस सब्जेक्ट ए पे चले गए। तो इस तरह से ब्राउज़र में आप एक विंडो खोली, उसमें मल्टीपल लिंक्स ओपन करते जा रहे हैं। ब्राउज़र में एक बैक का बटन होता है, जब आप बैक का बटन प्रेस करेंगे तो सबसे पहले कौन सा पेज वापस जाएगा? सबसे पहले जो लेटेस्ट पेज है वो बैक जाएगा, ये एक्चुअली पॉप हो जाएगा और आप रिजल्ट वाले पेज पे वापस पहुंच जाएंगे। फिर आप दोबारा बैक का बटन प्रेस करेंगे तो रिजल्ट वाला जो पेज है वो पॉप होने के बाद आप LMS वाले होम पेज पे चले जाएंगे। उसके बाद आप दोबारा पॉप करेंगे तो LMS वाला पेज भी खत्म होके आप एक एम्प्टी विंडो पे वापस चले जाएंगे और बैक की फंक्शनलिटी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे भी स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो स्टैक के जो फंक्शन है जो जावा हमें प्रोवाइड करती है, एक तो उसका कंस्ट्रक्टर है कि आपने उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करके एक स्टैक बनाना है। पुश का फंक्शन है, मल्टीपल एलिमेंट्स पुश कर सकते हैं। एस डॉट पॉप कर सकते हैं, पॉप आपको रिटर्न ये करता है कि उसने कौन सा टॉप एलिमेंट रिटर्न किया। अगर आप टॉप एलिमेंट स्टैक का देखना चाहते हैं बगैर उसको पॉप किए, बगैर उसको बाहर निकाले, तो आप पिक का फंक्शन यूज करेंगे। पिक का फंक्शन सिर्फ जो टॉप पे स्टैक के टॉप पे एलिमेंट पड़ा होता है उसको देख के बता देता है, उसको बाहर नहीं निकालता। लेकिन जो पॉप का फंक्शन है वो टॉप एलिमेंट को बाहर निकाल देता है। सो क्यू एक डिफरेंट कंसेप्ट है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कि ऐसा काम जो पहले सोचा था वो पहले होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर साइंस में अगर देखें, आपके पास प्रिंटर है, प्रिंटर पे आपने पेज ए प्रिंट करने की कमांड भेजी, फिर पेज बी, फिर सी। सबसे पहले कौन सा पेज प्रिंट होगा? जो सबसे पहले क्यू में गया। सो इस एंड से एलिमेंट्स इंसर्ट होते जा रहे हैं और इस एंड से एलिमेंट बाहर निकलते जा रहे हैं। तो यहाँ से एलिमेंट क्यू में जाते जाएंगे। सबसे पहले ए वाला पेज प्रिंट होगा, ये बाहर निकल गया। उसके बाद पेज बी प्रिंट होगा, इसको आपने बाहर निकाल दिया, फिर पेज सी प्रिंट हुआ। मजीद कोई आपने एलिमेंट ऐड करना है तो इस साइड से ऐड करेंगे और इस साइड से बाहर निकलता जाएंगे। अगर आप इस लेक्चर के स्टार्ट में देखें तो क्यू का जो इंटरफेस है उसे लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करती है। अब आप ये कहेंगे
कि लिस्ट के इंटरफेस को भी तो लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट किया था। यस, लिंक लिस्ट एट अ टाइम दो इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करती है, लिस्ट और क्यूब को भी इंप्लीमेंट करती है। लेकिन कौन से ऐसे फंक्शन है क्यू के जो लिंक लिस्ट में मौजूद है, या लिंक लिस्ट क्यू इंटरफेस के कौन से फंक्शंस को इंप्लीमेंट करती है? सो आपने क्यू इंटरफेस के थ्रू लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, 3 एलिमेंट ऐड किए, सबसे पहले ए बी सी। आपने कहा कि जब तक क्यू का साइज 0 नहीं हो जाता एलिमेंट्स को रिमूव करते जाओ, रिमूव करके उसको प्रिंट भी करते जाओ। तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट प्रिंट होना चाहिए? फिर पहले ए बी सी, क्योंकि ए पहले ऐड हुआ था, उसे सबसे पहले रिमूव होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे क्यू के कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, ऐड का फंक्शन है, रिमूव का फंक्शन है, और पीक का जो फंक्शन है वो क्यू में जो सबसे आगे बंदा खड़ा है जिसकी अभी बारी आएगी काम करवाने की, या अभी प्रिंटिंग की वो वाली जॉब जिसको अभी प्रिंटर प्रिंट करने जा रहा है, तो पीक का फंक्शन आपको ये बताता है कि करंटली कौन सी जॉब एग्जीक्यूट होगी। These are the questions for the self assessment. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जब क्यू को डिक्लेयर किया तो आपने उसको इस तरह से क्यों लिखा कि क्यू के रेफरेंस से आपने लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया। इसे आप डायरेक्ट लिंक्ड लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना देते? लिंक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। आंसर इज सिंपल। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो क्यू के रेफरेंस के अलावा जो फंक्शन हैं वो भी लिंक लिस्ट के एक्सेसिबल होंगे। इस तरह हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि क्यू के इंटरफेस में जो फंक्शन हैं वही एक्सेसिबल होने चाहिए। मजीद जो सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है वो ये है कि आपने क्यू की इंप्लीमेंटेशन के लिए लिंक लिस्ट को क्यों इस्तेमाल किया, एरे लिस्ट को इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? तो इसका आंसर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एरे लिस्ट में जब आप एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं, लेट्स से स्टार्ट से आपने पहला एलिमेंट रिमूव किया, बाकी तमाम एलिमेंट्स को पीछे की तरफ मूव करना पड़ेगा, तो एलिमेंट्स की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता, सिंपली आप स्टार्टिंग से एलिमेंट का लिंक ब्रेक कर देते हैं। सेल्फ असेसमेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है इससे क्या प्रिंटिंग होगी, क्योंकि आपने 3 एलिमेंट्स ऐड किए हैं उसके बाद उसको रिमूव करने जा रहे हैं। तो अभी हमने देखा था कि इसकी आउटपुट आएगी ए बी सी, क्योंकि ए सबसे पहले ऐड हुआ, उसके बाद बी, फिर सी, उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स रिमूव होंगे। आपने प्रिंटिंग जॉब को मैनेज करने के लिए स्टैक क्यों नहीं यूज किया? आपने क्यू का इस्तेमाल क्यों किया? सो स्टैक से ये होगा कि जो प्रिंटिंग की जॉब सबसे एंड पे जाएगी उसे सबसे पहले प्रिंट किया जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। जिसे प्रिंट करने की कमांड पहले दी गई है उसे पहले प्रिंट होना चाहिए। ऐसी फंक्शनलिटी सिर्फ क्यू में मौजूद है। आज के लेक्चर में हमने जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क से 2 से 3 कंटेनर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहले सेट था, उसकी 2 इम्प्लीमेंटेशन, हैश सेट एंड ट्री सेट। हैश सेट एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है बेस्ड ऑन हैश कोड। व्हाट इज हैश कोड? हैश कोड एक ऐसा कोड है जो एलिमेंट्स को ग्रुपिंग में इस्तेमाल होता है। जैसा हमने देखा कि जीपीए की बेस पे आप स्टूडेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं, सेक्शन की बेस पे ग्रुप कर सकते हैं, डिपार्टमेंट की बेस पे ग्रुप कर सकते हैं, बुक्स को पेज नंबर के हिसाब से ग्रुपिंग की जा सकती है, या आप ये कह सकते हैं कि आपने एम्प्लॉइज की ग्रुपिंग करनी है बेस्ड ऑन डेजिग्नेशन। ट्री सेट में एलिमेंट्स हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं। हमने ये भी देखा कि अगर एक क्लास कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करती वो सेट को यूज नहीं कर सकती, वो सेट कलेक्शन को यूज नहीं कर सकती। इसके बाद स्टैक और क्यू को अंडरस्टैंड किया। स्टैक
लिफो कंसेप्ट पे चलता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और क्यू फिफो के कंसेप्ट पे चलती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आइंदा आने वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस में या रियल वर्ल्ड में स्टैक और क्यू की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। थैंक यू।